हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनर क्रश में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके लेखपाल स्पेशल। लेखपाल आपका जो 2015 में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस सब्जेक्ट का है? आपका ग्रामीण विकास से है, रूरल डेवलपमेंट। इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। लेखपाल में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 2015 में भी आपके 25 ही क्वेश्चन आते थे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। अब शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपर दोआब में बोली जाती है? कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपर दोआब में बोली जाती है? ऑप्शन ए बुंदेलखंडी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी और ऑप्शन डी आपका क्या है? ब्रजभाषा। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो है ये ब्रजभाषा उपभाषा के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपर दोआब के में बोली जाती है। ब्रजभाषा एक क्षेत्रीय भाषा है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे आपका मथुरा है और उत्तराखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी ग्राम पंचायत या ऑप्शन डी नगर पालिका। तो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? हम पंचायत समिति कहते हैं। पंचायत समिति कहते हैं। जो सरकारी निकाय तहसील स्तर पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत समिति मध्यवर्ती भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपकी पंचायत समिति है ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच की कड़ी का कार्य करती है। पंचायत समिति की कार्यविधि 5 वर्षों की होती है। जो पंचायत समिति की कार्यविधि कितनी होती है? इनका कार्यकाल ये 5 वर्षों तक होता है। पंचायत समिति की साधारण बैठक 2 माह में कम से कम एक बार बुलाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अलीगढ़ या ऑप्शन डी आपका क्या है? बरेली। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? आपका कानपुर है। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? आपका टोक्यो है। और कानपुर की आबादी कितनी है? 45 लाख। कानपुर की आबादी कितनी है? 45,42,184। वहाँ पर कितनी जनसंख्या है? 45,42,184। और लखनऊ जो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है? 32 लाख समथिंग है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? आपका मुंबई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? आपका ये आपका है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई सी रंगनाराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए से अधिक खर्च करता है
उसे गरीबी रेखा में नहीं समझा जाता है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 26। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? अगर केंद्र सरकार के जो श्री रंगराजन समिति की रिपोर्ट थी, इसके अनुसार कोई व्यक्ति अगर 32 रुपये जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में खर्च करता है तो उसे गरीबी रेखा में नहीं समझा जाएगा। देखिए, पूर्व PMEAC चेयरमैन श्री रंगराजन की अध्यक्षता में गरीबी बनाई गई समिति ने अपने रिपोर्ट में प्रति माह ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये से कम कमाने वाले को गरीब माना है। अगर 972 रुपये से कम कमाता है तो क्या होगा? प्रति माह तो वो गरीब माना, जो इससे कम जो कमाएगा उसे क्या कहेंगे? गरीब माना गया है। रंगराजन समिति ने शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम कमाने वाले को क्या कहा है? BPL कहा है। लेकिन जो 32 रुपये गाँव में कितने कहा गया है? ग्रामीण इलाके में अगर आप 32 रुपये से कम कमाते हैं तो आप गरीब होंगे, और शहर में 47 रुपये से कम कमाते हैं तो आप क्या होंगे? गरीब होंगे। रंगराजन समिति ने 1407 रुपये कमाने वाले को BPL से ऊपर रखा है। अगर शहर में 1407 से अधिक कमाते हैं, ऊपर उनको क्या कहा है? BPL कहा है। तेंदुलकर समिति ने शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन 33 रुपये या 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये 816 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले को BPL कहा। तेंदुलकर समिति ने क्या कहा है कि आप अगर प्रतिदिन 33 रुपये कमाते हैं या महीने में आप 1000 रुपये कमाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप 27 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं या फिर 816 रुपये आप हर महीने कमाते हैं तो आपको क्या रखा जाएगा? BPL में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए मुरादाबाद, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी आपका लखनऊ। तो पीतल उत्पादों के अधिकतम निर्यात कहाँ से की जाती है? आपका मुरादाबाद से कहा जाता है। और मुरादाबाद को ही आप क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। मुरादाबाद को आप क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। जो पीतल है आपका, जो आपका पीतल है, पीतल आपका तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। पीतल आपका तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। तांबा इसमें कितना होता है? पीतल में तांबा 90% होता है और टिन कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। भारत में तांबा के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। भारत में तांबा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? खेतड़ी प्रसिद्ध है। मुरादाबाद के पीतल के बर्तन, जो मुरादाबाद के पीतल के बर्तन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद के विदुर कुटीर एक दर्शनीय स्थल है। मुरादाबाद में एक कौन सी देखने वाली जगह है? विदुर कुटी। विदुर कुटी एक जगह है जो वहाँ पे देखने वाली जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 85, ऑप्शन सी 95 या ऑप्शन डी 65। तो आपका उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? आपका 75 जिलों में विभाजित है। हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? कुल 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण कब होता है?
26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? आपका हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंघा है। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी का ये राजकीय पक्षी कौन सा है आपका? क्रोंच या सारस है। क्रोंच या सारस है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। और हमारे राज्य की, उत्तर प्रदेश की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। दूसरी आपकी उर्दू है। और उत्तराखंड की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? वहाँ की राजकीय भाषा कौन सी है? आपकी पहली हिंदी है और दूसरी कौन सी है? आपकी संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। डैश 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 कितने से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 60,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 1 लाख या ऑप्शन डी 50,000। तो अंबेडकर विशेष रोजगार योजना जो AVRY है, इस परियोजना के अंतर्गत 75,000 से इकाई लागत कम नहीं होनी चाहिए। नवंबर 2019 में अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नाम परिवर्तित करके बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया गया। यह योजना ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ये योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना के संशोधित व्यवस्था की तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? 35%, या फिर अधिकतम 70,000 रुपये जो भी कम हो तक ऋण अनुदान दिया जाएगा। सामान्य जाति को ये 35% अनुदान किसे दिया जाएगा? अनुसूचित जाति या जनजाति, या फिर 70,000 रुपये। और सामान्य वर्ग के को कितना? 25%, या फिर अधिकतम आपका कितना दे सकते हैं? 50,000 रुपये तक दे सकते हैं आपको ऋण अनुदान। इस योजना के लाभार्थी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम आपकी अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के अंत के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी जिला उद्योग केंद्र, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय सूचना केंद्र। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रीय सूचना केंद्र। देखिए, राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए समस्या का समाधान करने की पहल की है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत राज्य का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था है। इसकी स्थापना कब होती है? 1976 में होती है। इसकी स्थापना सरकारी क्षेत्र में बेहतर पद्धतियों, एकीकृत सेवाओं और विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने वाली ई सरकार या ई शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए किया गया था। इसकी स्थापना किस लिए किया गया था? सरकारी क्षेत्रों को बेहतर पद्धति, एकीकृत सेवाओं
और विश्वव्यापी समाधानों को अपनाने वाली ई सरकार या ई शासन संबंधी समाधानों को प्रदान करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, या ऑप्शन सी गाजियाबाद, या ऑप्शन डी आपका आगरा। तो आपका उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका इलाहाबाद में स्थित है। यह कब बना था उत्तर मध्य रेलवे? ये बना था, देखिए उत्तर मध्य रेलवे इसकी आधिकारिक तौर पर 16 अप्रैल 1953 को देश में पहली रेलगाड़ी बोरीबंदर मुंबई से थाने में चलाई गई थी। इस रेलगाड़ी को तीन लोकोमोटिव इंजन जो आपकी इस 16 अप्रैल 1953 में चलाई गई पहली देश की रेलगाड़ी थी। इसमें 3 इंजन लगे होते हैं, जिसे इनके क्या नाम होते हैं? साहिब, सिंध और सुल्तान। इस रेलगाड़ी को खींचने के लिए कुल कितने इंजन लगते हैं? 3 इंजन लगते हैं, जिसे कहते हैं साहिब, सिंध और सुल्तान। 1924 से 25 में एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। फिर 2017 से 18 में पुनः रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाता है। भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी होती है? डेक्कन क्वीन होती है। ये कब चलाई जाती है? 1929 में चलाई जाती है। और पहली रेल कब चलाई जाती है? 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में आपकी पहली रेल चलाई जाती है। ये बड़ोदरा मुंबई से बोरीबंदर कहाँ आपका? मुंबई से थाने तक चलाई जाती है। और पहली विद्युत रेल कौन सी होती है? डेक्कन क्वीन होती है, जो 1929 में कल्याण से पुणे चलाई जाती है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1950 में होता है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1950 में होता है। और भारत में कुल कितने जोन हैं? 18 जोन हैं और 18 जोन हैं। भारत में कुल कितने जोन हैं? 18 जोन हैं और 73 क्या है? रेल मंडल हैं। 17वां जोन कौन की स्थापना कब होती है? 29 दिसंबर 2010 को। उत्तर रेलवे सबसे बड़ा रेलवे जोन है। जो आपका उत्तर रेलवे है, ये सबसे बड़ा रेलवे जोन है। अब देख लेते हैं रेलवे जोन और उनके मुख्यालय। देखिए दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? चेन्नई है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का आपका बिलासपुर है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहाँ है? हुबली में है। पूर्व रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का हाजीपुर है। पूर्व तटवर्ती रेलवे का कहाँ है? भुवनेश्वर है। पूर्व तटवर्ती रेलवे जोन कहाँ है? भुवनेश्वर है। पश्चिम रेलवे कहाँ है? चर्च गेट मुंबई है। मध्य रेलवे मुंबई है। फिर आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपका दिल्ली में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? इलाहाबाद है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? जयपुर है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? जबलपुर है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? गोरखपुर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी है। और कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ है आपका? कोलकाता में है। और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है आपका? विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित
किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा या ऑप्शन डी सारनाथ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, भारत में स्थित सबसे पुराना शहर कौन सा है आपका? वाराणसी, जिसे हम बनारस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं। प्राचीन हिंदू इतिहास के अनुसार काशी वाराणसी लाखों वर्ष पुराना है। वाराणसी, बनारस या काशी या देवनागरी हम कहते हैं। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार 5000 वर्ष ही पुराना है। जो आपका बनारस है या वाराणसी है, कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है। जेरिको फिलिस्तीन में स्थित दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है। जो जेरिको है वो फिलिस्तीन में स्थित है, जो दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे पुराना शहर है। यह कितने साल पुराना है? यह 1100 साल पुराना, 11,000 साल पुराना है। और हमारा जो बनारस है ये 5000 साल पुराना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला है। चमड़े की वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? ऑप्शन ए आगरा और कानपुर, ऑप्शन बी सोनभद्र और इलाहाबाद, या ऑप्शन सी जौनपुर या रामनगर, ऑप्शन डी मुरादाबाद और लखनऊ। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? चमड़े के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन सा जिला है? आपका आगरा और कानपुर है। आगरा और कानपुर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रविंद्रालय नाट्य केंद्र की स्थापना कब होती है? 1964 में होती है। लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1911 में होती है। वाराणसी में 1920 में राष्ट्रीय लोक कला परिषद की स्थापना की जाती है। और आपका निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा आवास योजना IAY जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 80:20, ऑप्शन बी 75:25, ऑप्शन सी 66:34 या ऑप्शन डी 90:10। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 80:20। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्रीय समर्पित योजना है, केंद्रीय समर्पित योजना का राज्य सरकार के साथ लागत कितने का अनुपात है? 80:20 का है। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 1985 से 1986 में इसकी शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम 2016 में इंदिरा आवास योजना रखा गया। प्रधानमंत्री आवास योजना नाम 2016 में इंदिरा आवास योजना रखा गया। भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक सबको घर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार का लक्ष्य क्या है कि 2022 तक सभी को क्या मिल जाए? घर मिल जाए। ये हमारे भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी आवास योजना चलाया गया है। आवास योजना भारत सरकार के साथ साथ ही राज्य सरकार ने भी चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ऑप्शन ए गिरदवारी, ऑप्शन बी पंचनामा, ऑप्शन सी जमाबंदी या ऑप्शन डी खितौनी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए गिरद्वारी आपका क्या है?
राइट ऑप्शन है। गिरद्वारी एक फसल सर्वे है। गिरद्वारी आपका क्या है? एक फसल सर्वे है। फसल सर्वे कौन सा है आपका? गिरद्वारी है। खितौनी एक क्या है? खितौनी एक किसान के पास कुल कितनी भूमि है, इसका लेखा जोखा किसमें होता है? खितौनी में होता है कि एक किसान है उसके पास कितनी कुल भूमि है, इसका लेखा जोखा आपको कहाँ मिलेगा? खितौनी में मिलेगा। किसान की समस्त भूमि का वितरण एक ही रजिस्टर में होता है, जिसे क्या बोलते हैं? जमाबंदी कहते हैं। जमाबंदी हम किसे कहते हैं? किसान की समस्त भूमि, जो समस्त कृषि भूमि का विवरण, जिस पे वो खेती करता है, खेती करते हैं, वो उस भूमि का विवरण किसके कहाँ मिलता है? एक ही रजिस्टर में मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जमाबंदी कहते हैं। जिला में राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी होते हैं। जो जिला में राजस्व अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं? जिला अधिकारी होते हैं। नायब तहसीलदार और तहसीलदार राजस्व अधिकारी होते हैं। जो नायब तहसीलदार होते हैं और तहसीलदार क्या होते हैं? राजस्व अधिकारी होते हैं। राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिस्वा का एक बिगहा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बिगहा से क्या अनुपात है? ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी एक चौथा, ऑप्शन सी एक दसवां या ऑप्शन डी एक बीसवां। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी है आपका। आपका राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी है। एक बिस्वा एक बिगहे का अनुपात है। खेतों को मापने के लिए भारत में विभिन्न हिस्सों में गज, हाथ, लट्ठा, गरीब, बिस्सा, विश्वासी, कुछवांसी, बिधा, किल्ला, एकड़, हेक्टेयर आदि में मापते हैं। एक हाथ जो आपका एक हाथ होता है ये 18 इंच होता है। एक हाथ आपका कितना होता है? 18 इंच। 18 इंच किसके बराबर होता है? आधा गज के बराबर। 18 इंच किसके बराबर होता है? आधा गज के बराबर। और 0.457 मीटर होता है। देखिए एक हाथ जो आपका होता है वो 18 इंच के बराबर होता है। 18 इंच आपका किसके बराबर होता है? आधा गज के बराबर होता है। और आधा गज आपका किसके बराबर होता है? 0.47 मीटर के बराबर। या फिर हम कह दें जो एक हाथ है वो किसके बराबर होता है? 0.47 मीटर के बराबर होता है। अब जान लेते हैं एकड़ को। जो आपका एकड़ है, एक एकड़ किसके बराबर होता है? एक बिघा के। एक बिघा के बराबर एक एकड़ होता है। एक एकड़ 12 बिस्वा। एक एकड़ 12 बिस्वा के बराबर होता है। और ये 460 वर्ग गट्ठा होता है। गट्ठा कितना होता है? 640 वर्ग गट्ठा होता है। और ये कितना होता है? 4.840 वर्ग गज होता है। और ये कितने वर्ग फुट में होता है? 43.560 वर्ग फुट में होता है। अब जान लेते हैं हेक्टेयर को। एक हेक्टेयर कितना होता है? 3.96 पक्का बीघा होता है। पक्का बीघा कितना होता है? 3.96 होता है। एक हेक्टेयर में 2.4711 एकड़ होता है। एक हेक्टेयर में लगभग 10,000 वर्ग मीटर होता है। और संपूर्ण देश में एकड़ और हेक्टेयर में ही मापा जाता है। संपूर्ण देश में, हमारे पूरे देश में, हमारे भारत में कितना नापा जाता है? किसे नापा जाता है? एकड़ या हेक्टेयर से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एकड़ में कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ऑप्शन ए
4,840, ऑप्शन बी BA 2025, ऑप्शन सी 4,425 या ऑप्शन डी 3,025। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 4,840 एक एकड़ के बराबर होता है, कितने गज के बराबर, वर्ग गज के बराबर होता है? 4,840 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? NRGEP का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, या ऑप्शन बी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम, या फिर ऑप्शन डी आपका सी आपका क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? NREGP का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ये आपका नरेगा जिसे बोलते हैं, नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम होता है। नरेगा एक्ट कब आता है? 2005 में। नरेगा अधिनियम कब आता है आपका? 2005 में आता है। 2 फरवरी 2006 को 6 में भारत में 200 जिलों में लागू किया जाता है। यह लागू कब किया जाता है? आपका नरेगा 2 फरवरी 2006 में भारत में 200 जिलों में इसे लागू किया जाता है। 2008 से नरेगा संपूर्ण देश में लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है आपका नरेगा। फिर 2 अक्टूबर 2009 में 9 से नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? मनरेगा कर दिया जाता है। मनरेगा अपने तरह की विश्व की सबसे बड़ी रोजगार कार्यक्रम है और मनरेगा के अंतर्गत ही अकुशल कर्मचारियों को क्या कहते हैं? 100 दिन का रोजगार गारंटी देते हैं और सबसे ज़्यादा यूपी सरकार ने दिया है। सबसे ज़्यादा तो यूपी सरकार ने दिया है लॉकडाउन के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? ऑप्शन ए 195, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 350 और ऑप्शन डी आपका क्या है? 50। तो जिला अस्पताल के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम 300 बिस्तर 300 बेड होने चाहिए। कितने बेड होने चाहिए? 300 बेड होने अनिवार्य हैं। देश में जिला अस्पताल में प्रत्येक 1 लाख आबादी पर औसतन कितने बिस्तर होने चाहिए? आपके 24 बिस्तर होने चाहिए और प्रति 1 लाख पर पांडुचेरी में जिला अस्पतालों में सर्वाधिक औसतन कितने बिस्तर हैं? 222 हैं और 1 लाख पर बिहार में सबसे कम 6 बिस्तर है। 1 लाख जनसंख्या पर बिहार में सबसे कम बिस्तर है। वो बिस्तर कितने हैं? कितने बेड दिए हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ 6 बेड दिए हुए हैं। देश में 11,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अगर आपके 11,000 की आबादी है तो वहाँ पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन तय मानक से 11 गुना कम है। तय मानक से कितना कम है? 11 गुना कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया जाता है? ऑप्शन ए कर रियायत, ऑप्शन बी भट्टा, ऑप्शन सी कर मुक्ति या ऑप्शन डी छूट। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भट्टा प्रोत्साहन दिया जाता है। सोलर वाटर हीटर एक ऐसी प्रणाली है जो जो पानी को गर्म करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है। यह सोलर वाटर हीटर उस स्थान पर लगाया जाता है जहां सूरज की रोशनी बिना किसी रुकावट से मिल सकती है। अधिकतर सोलर वाटर हीटर एक खुली धूप में 68 डिग्री सेल्सियस और इसमें आप 68 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा और तापक्रम तक, वहाँ का तापमान कितना होगा? 68 डिग्री सेल्सियस तक पानी वह गर्म कर सकता है। और सोलर वाटर हीटर की एफपीसी प्रणाली और ईटीसी प्रणाली महत्वपूर्ण दो प्रकार की होती है। जो सोलर वाटर हीटर की एफपीसी प्रणाली और ईटीसी प्रणाली दो महत्वपूर्ण प्रणालियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी मक्का या ऑप्शन डी आपका चावल। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? आपकी गन्ना है। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक गन्ना की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना की खेती की जाती है पूरे देश में। कपास का जन्म भूमि भारत को माना जाता है। कपास का जन्म भूमि किसे माना जाता है? भारत देश को माना जाता है। भारत में कपास सर्वप्रथम हड़प्पा वासी द्वारा उगाया गया था। कपास सबसे पहले कब उगाया गया था? हड़प्पा वासी वालों ने उगाया था। हड़प्पा वासी के कपास को यूनानी लोग सिडोन कहते थे। जो हड़प्पा वासी के कपास को यूनानी लोग क्या बोलते थे? सिडोन बोलते थे। कपास भी व्यावसायिक फसल होती है। कपास आपकी क्या होती है? व्यावसायिक फसल होती है। भारत में बीटी कपास की उत्पादन भी किया जाता है। भारत में बीटी कपास का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात राज्य में होती है। सबसे अधिक कपास की खेती आपकी कहाँ होती है? गुजरात राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं? ऑप्शन ए 5 से 20, ऑप्शन बी 7 से 17, ऑप्शन सी 10 से 20 या ऑप्शन डी 5 से 9। तो एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? हम पंच कहते हैं। ग्राम पंचायत के लिए किसी भी ग्रामवासी में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या होना जरूरी है या आवश्यक है। हर गांव में एक ग्राम प्रधान होगा। आपके हर एक गांव में क्या होगा? एक ग्राम प्रधान होगा। 1000 तक की आबादी वाले गांव में 10 ग्राम पंचायत सदस्य होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 2 बार होनी चाहिए। 6-6 महीने की अवधि पर होनी चाहिए। इसके लिए 15 दिन पहले आप क्या करेंगे? नोटिस से सूचना दे देंगे कि आपकी अब बैठक होनी है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को होता है। जो उस गांव का प्रधान होता है वह क्या कर सकता है? ग्राम सभा की बैठक करा सकता है, वो कराएगा। बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से एक उप प्रधान का निर्वाचन
किया जाता है। बैठक में उपस्थित तथा वोट देने वाले सदस्यों के 2/5 बहुमत से प्रधान और उप प्रधान का पद मुक्त किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर करके लिखित रूप से यदि बैठक बुलाने की मांग करते हैं तो 15 दिन के अंदर ग्राम प्रधान को बैठक आयोजित करना होगा, ये अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर होती है। कॉलेजियम व्यवस्था या न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित है। कॉलेजियम व्यवस्था जो है आपका, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और उनको स्थानांतरित करने के लिए से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्राम सभा की बैठक या मीटिंग होनी चाहिए? तो एक वर्ष में कितने बैठक की न्यूनतम बैठक होनी चाहिए? आपके 2 होनी चाहिए। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी आपका 25, ऑप्शन सी 35 और ऑप्शन डी आपका कितना है? 18। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? उसकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। और अब देख लेते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री की एज कितनी होनी चाहिए आपके? 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों की एज कितनी होनी चाहिए आपके? 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की एज कितनी होनी चाहिए आपके? 30 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायती राज या और नगर पालिकाओं के सदस्यों की एज कितनी होनी चाहिए आपकी? 21 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम एज 35 वर्ष। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा, विधानसभा के सदस्यों की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा, विधान परिषद के उम्र कितनी होनी चाहिए? उनके सदस्यों की उम्र 30 वर्ष। और पंचायती राज और नगर पालिकाओं के सदस्यों के लिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए अर्धवार्षिक, ऑप्शन बी त्रिमासिक, ऑप्शन सी वार्षिक या ऑप्शन डी मासिक। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। जो आपका मिड डे मील योजना कार्यक्रम के तहत अर्धवार्षिक मिड डे मील की शुरुआत कब होती है? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 में होती है। ये कुल देश के कुल कितने ब्लॉकों में दिया जाता है 1995 से? ये देश के कुल 2408 ब्लॉकों में 1995 से
प्रारंभ किया गया और 1997 से 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में लागू हो गया। 2030 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक और नवाचार शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 100:0, ऑप्शन बी 50:50, ऑप्शन सी 25:75 या ऑप्शन डी 75:25। तो मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है? 75:25 होता है। ऑप्शन डी आपका सही है, 75:25 होता है। यह आपके प्रश्न के अनुसार है, लेकिन यह अनुपात कितना होता है? 90:10 होता है। आपके प्रश्न के अनुसार कौन सा सही है? आपका 75:25 सही है, लेकिन यह अनुपात कितना होता है? 90:10 होता है। मनरेगा योजना यूपीए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। मनरेगा योजना किसके द्वारा चलाया जाता है? 100 दिन का रोजगार, ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। जब मनरेगा योजना चली थी उस समय ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था। अकुशल श्रम श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार गारंटी देती है। इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करना है। इस योजना का काम क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों, जो गांव के क्षेत्र हैं, उसमें उसमें संरचना का विकास करना है और इसमें 100 दिन का रोजगार देते हैं। नरेगा एक्ट कब आता है? 2005 में आता है। फ्रेंड्स, यह आपके कुल 25 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर थे। आपका ये एग्ज़ाम 2015 में हुआ था, ये आपका सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी जीएस की, जो आपका 2015 में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।